हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारत और इंग्लिश लाइव विद भारत में आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, तो ये लेसन मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो बेसिक लेवल पे इंग्लिश का जो बेसिक लेवल पे नॉलेज होना चाहिए वो कुछ नहीं है। उनको बेसिक नॉलेज नहीं है इंग्लिश का और बेसिक लेवल पे कुछ नहीं जानते और इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करें वो कुछ नहीं जानते। उन लोगों के लिए, बिगनर के लिए मैंने ये लेसन बनाया है। तो दोस्तों, हमें बेस्ट और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें प्रोफेशनल इंग्लिश या टेक्निकल इंग्लिश पे नहीं जाना। सबसे पहले हमें सीधी सादी सिंपल इंग्लिश सीखनी है। और सीधी सादी सिंपल इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करेंगे वो महत्वपूर्ण बात है। सीधी सादी इंग्लिश सीखने के लिए हमें सिंपल इंग्लिश सीखने के लिए, बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे वो महत्वपूर्ण बात है। तो हमको सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर वाक्य कैसे बनते हैं वो सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर वाक्य कैसे बनते हैं वो सीखने पड़ेंगे। तो इंग्लिश के अंदर जो वाक्य बनते हैं वो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा वो जानना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले वो जान जाएंगे तो हमको इंग्लिश के अंदर वाक्य कैसे बनते हैं वो आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लेसन में हम ये सीखने वाले हैं कि इंग्लिश बेसिक लेवल पे वाक्य कैसे बनते हैं। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, कि इंग्लिश के अंदर हमें वाक्य बनाने के लिए कोई भी टेंस, 12 टेंस में से कोई भी टेंस उपयोग नहीं करना है। हमें बेसिक लेवल पे सिर्फ वाक्य कैसे बनते हैं वो सीखना है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें कोई भी टेंस उपयोग तो नहीं ही करना है, लेकिन जब वाक्य बनाने की बात आती है तो कोई एक टेंस तो आपको उपयोग करना ही पड़ेगा। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले एक ही टेंस यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, लेकिन आपको माइंड में ये नहीं रखना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस उपयोग कर रहे हैं। हमको सिर्फ यही माइंड में रखना है कि बेसिक लेवल पे हम इंग्लिश सीख रहे हैं। और प्रोफेशनल बाहर बाहर जो टेंस है इंग्लिश के वो मैं अलग लेक्चर बनाया है, मैंने उसको आपको समझ, तो वहां पे आप देख लेना। जो 12 के 12 टेंस है वो मैं चैनल पे डालूंगा, वो आप देख लेना वो वीडियो। ओके, तो यहाँ पे आप बेसिक लेवल पे आपको क्या करना है? बेसिक लेवल पे आपको वाक्य रचना सीखनी है, वाक्य बनाना सीखना है और एक ही टेंस यूज करना है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन माइंड में ये नहीं रखना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, माइंड में ये ही रखना है कि बेसिक लेवल पे हमें ये सब कुछ सीखना है। ओके, और प्रोफेशनली जो बार टेंस है वो बाद में सीखेंगे। पहले आपको बेसिक लेवल पे एक ही टेंस यूज करना है और सिंटैक्स संबंधी है उसके माध्यम से अलग अलग वाक्य बनाना है इंग्लिश में, और आप वाक्य बनाना सीख जाना है हमको। ओके दोस्तों, तो ये लेसन इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें बेसिक लेवल कहाँ से करना पड़ेगा, बेसिक लेवल की शुरुआत, बिगनिंग कहाँ से करनी पड़ेगी इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको जानना और समझना और सीखना। ओके दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है? पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो जनरल सिंटैक्स यूज होती है, जनरल वाक्य रचना है, उसको हमको समझनी पड़ेगी। वो वाक्य रचना हमको आ जाएगी तो हमको अलग अलग वाक्य बनाना आ जाएगा। ओके, तो वो वाक्य रचना समझने के लिए यहाँ पे बोर्ड पे कुछ मैंने समझाया है, वो आपको ध्यान से समझना है, शुरू से लेके एंड तक आपको समझना है। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपके आपके माइंड में फिट ना हो, लेकिन आप शुरू से लेके एंड तक ये लेक्चर आप देखोगे और ध्यान से समझोगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश के अंदर वाक्य रचना के माध्यम से अलग अलग वाक्य कैसे बनते हैं वो आपको आ जाएगा। ये मेरा दावा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, बेसिक इंग्लिश एट बिगनिंग लेवल,
यानी कि जो शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश सीखने की, उन लोगों के लिए मैंने ये बेसिक लेसन बनाया है। तो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले जनरली कि कुछ पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है लर्न सिंपल सेंटेंस, यानी कि हमें सिंपल वाक्य, सादा जो सीधे साधे सिंपल वाक्य होते हैं वो सीखने पड़ेंगे। और वो वाक्य सीखने के लिए दूसरा पॉइंट यानी कि जनरल सिंटैक्स सीखनी पड़ेगी। जनरल सिंटैक्स कौन सी है इंग्लिश की, वो सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद तीसरा पॉइंट अंडरस्टैंड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंटैक्स के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो तीन पार्ट्स है उसको हमको समझना पड़ेगा। ओके। और उसके बाद हमें रूल्स ऑफ सेंटेंस एट बिगिनिंग लेवल, यानी कि वाक्य बनाने के लिए कुछ रूल्स है वो हमें अप्लाई करने पड़ेंगे वाक्य के अंदर। ओके। तो 4 पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले क्या करना है, हमको सिंपल वाक्य, सादे वाक्य कैसे बनते हैं वो सीखना है। और उसके लिए हमें जनरल सिंटैक्स सीखनी है। और जनरल सिंटैक्स के अंदर ये चीजें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, क्रियापद और कर्म को हमको समझना है और रूल्स अप्लाई करना है वाक्य बनाने के लिए। ये 4 बात हमें बिगिनिंग लेवल पे, शुरुआत के लेवल पे हमें समझनी पड़ेगी और इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने 3 अलग अलग पार्ट लिखे हैं यहाँ पे। तो ये 3 अलग अलग पार्ट है, वैसे ये अलग अलग है लेकिन ये अलग अलग है नहीं, एक्चुअली में ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको तीनों में से एक भी चीज आपको नहीं आएगी तो आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये 3 पार्ट है, वो 3 पार्ट को बारीकी से आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और देखना है वीडियो में। ओके। तो जो मैं समझाता हूं शुरू से लेके एंड तक, आप यहाँ पे ध्यान रखिए। आप फिलहाल कुछ माइंड में ना लाइए, सिर्फ आप ध्यान रखिए कि सिंटेक्स बनाने के लिए कौन सी चीज की उपयोग होता है, कौन सा चीज का उपयोग होता है, कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, वो हमको ध्यान से समझना है। ओके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले मैंने समझाया है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझाई। डेफिनेशन यानी व्याख्या। डेफिनेशन यहाँ पे मैंने समझाई है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आपको ये 3 चीजें जो है सिंटेक्स के अंदर ये 3 चीजें है उसकी डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, यानी कि कर्ता किसको बोलते हैं वो समझना पड़ेगा। वर्ब यानी कि क्रियापद किसको बोलते हैं और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म किसको बोलते हैं वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेफिनेशन के माध्यम से हमको ये चीज समझनी जरूरी है और ये चीज आपके माइंड में आ गई तो आपको सिंटेक्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो वाक्य में जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी कि वाक्य में जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। वाक्य के अंदर जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है मैंने आई प्ले फुटबॉल डेली। आई प्ले फुटबॉल डेली, यानी आई क्या है, क्रिया करने वाला कौन है, आई है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता है। समझे आप? आई प्ले फुटबॉल डेली यानी आई क्रिया कौन करता है, आई करता है। तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट कर्ता हुआ। यहाँ पे आई के जगह पे आप कोई भी ले सकते हो, दूसरा कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ही ले सकते हो, शी ले सकते हो, इट ले सकते हो, वी ले सकते हो, यू ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। कर्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई भी वाक्य रचना के अंदर अगर क्रिया जो करता है उसको क्या कहते हैं हम, कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं।
वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब की, वर्ब यानी उसको हिंदी में हम क्रिया या क्रियापद बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? वाक्य में व्यक्ति जो क्रिया करता है उसे क्रियापद कहते हैं। वाक्य में व्यक्ति जो क्रिया करता है उसे हम क्रियापद कहते हैं। वाक्य के अंदर जो क्रिया हो रही होती है ना, उसे हम क्रियापद बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, आई प्ले फुटबॉल डेली, तो यहाँ पे आई क्या था? सब्जेक्ट था। और प्ले क्या है? तो क्रिया क्या क्या कर रहा है वो? प्ले यानी खेलने की क्रिया कर रहा है। आई प्ले फुटबॉल डेली, तो खेलना क्या है? प्ले यानी खेलना, तो खेलना क्या है? वो क्या है? वर्ब यानी कि क्रियापद है। ओके, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म की डेफिनेशन क्या होती है? तो यहां पे देखिए, इसकी डेफिनेशन मैंने दो तरीके से लिखी है। आपको जो तरीका इजी लगे वो आपको माइंड में रखना है। यहां पे देखिए, पहली डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की यानी कि कर्म की, क्रियापद की प्रतिक्रिया या असर जिस चीज वस्तु पे होती है उसे कर्म कहते हैं। यानी क्रियापद की प्रतिक्रिया या असर जिस चीज वस्तु पे होती है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हो रही है उसकी प्रतिक्रिया कौन सी चीज वस्तु पे होती है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि यहां पे देखिए एग्जांपल में, आई प्ले फुटबॉल यानी खेल रहे हैं, ये जो है ये क्रिया है। और क्रिया की प्रतिक्रिया क्या कौन से चीज वस्तु पे होती है? फुटबॉल पे। तो फुटबॉल क्या हुआ? फुटबॉल क्या हुआ? कर्म, ऑब्जेक्ट हुआ। यहां पे देखिए, आई प्ले फुटबॉल यानी कि प्ले, प्ले क्या है? क्रियापद। क्रियापद की प्रतिक्रिया या असर कोई भी चीज वस्तु पे, यानी चीज वस्तु कौन सी है? फुटबॉल है, फुटबॉल पे होती है। प्ले की, फुटबॉल प्ले क्या करता है? खेलने की क्रियापद है, उसकी क्रियापद है। वो क्रियापद की असर कौन से चीज वस्तु पे होती है? फुटबॉल पे। तो फुटबॉल क्या हुआ? कर्म हुआ। ओके, तो यहां पे दूसरी डेफिनेशन, क्रिया के संदर्भ में क्या या कहां जैसे प्रश्न पूछने से जो जवाब मिलता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से देखिए, फिर से सुनिए, क्रिया के संदर्भ में क्या या कहां जैसा प्रश्न पूछने से जो जवाब मिलता है उसे कर्म कहते हैं। यानी जो क्रिया होती है उसके संदर्भ में हम कोई भी प्रश्न करते हैं, क्या या कहां, और उसके प्रति हमें जो जवाब मिलता है उसे हम कर्म बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैसे? एग्जांपल में आप देखिए, यहां पे आई प्ले फुटबॉल डेली यानी कि मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो यहां पे क्रिया के संदर्भ में प्रश्न करना है, या डेफिनेशन क्या कहना चाहती है? क्रिया के संदर्भ में क्या या कहां जैसे प्रश्न पूछने से जो जवाब मिलता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि क्रियापद क्या है? क्रिया ये है, उसके संदर्भ में कैसे जवाब प्रश्न करना है, क्या या कहां। खेलता है यानी आई प्ले फुटबॉल यानी कि मैं खेलता हूं। तो क्या खेलते हो? क्या खेलते हो? प्रश्न कैसे करना है हमको? क्या खेलते हो? तो क्या खेलते हो? फुटबॉल। तो जवाब क्या मिलता है हमें? प्रतिक्रिया क्या मिलती है? फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल क्या हुआ? हमारा कर्म। वैसे ही नीचे, आई ईट एन एप्पल, क्रिया क्या है? ईट। तो उसको उसके संदर्भ में हम प्रश्न करें, क्या खाता है? तो खाता है एप्पल, एप्पल यानी सफरजन खाता है। तो हमें प्रतिक्रिया क्या मिलती है? एप्पल। तो एप्पल क्या हुआ? हमारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट हुआ। आई गो टू स्कूल, जाता है, क्रिया क्या हुई? गो। गो के संदर्भ में जवाब पूछते हैं हम, कहाँ जाता है? जाता है, तो कहाँ जाता है? तो कहाँ जाता है? तो स्कूल जाता है। तो स्कूल प्रतिक्रिया, हमको जवाब क्या मिलता है? स्कूल। तो स्कूल क्या हुआ? हमारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट हुआ। ओके दोस्तों, तो यो तीन डेफिनेशन है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो तीन डेफिनेशन है
आपको पूरे ध्यान से समझ लेनी है, बराबर। और इसके बाद हम आएंगे, रूल्स अप्लाई करने हैं हमें। तो दोस्तों इसके बाद अब हम आएंगे रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं SES के सिंपल वाक्य बनाने के लिए। तो दोस्तों वैसे हमें 12 टेंस में से कोई टेंस यूज नहीं करना, यानी कि प्रोफेशनल इंग्लिश पे अभी नहीं जाना, सिंपल इंग्लिश में हमें सेंटेंस बनाना है। ओके, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोई एक टेंस तो उपयोग करना ही पड़ेगा, उसके बगैर हम वाक्य नहीं बना सकते। इसलिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करना है वाक्य बनाने के लिए। और उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो हमें, ये जो 3 रूल्स है ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, लेकिन आपको माइंड में ये नहीं रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम सीख रहे हैं। आपको माइंड में सिर्फ यही रखना है कि हम बेसिक लेवल पे इंग्लिश सीखने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी, और हम ये सीख रहे हैं, बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, वो आपको माइंड में रखना है। और प्रोफेशनली जो 12 टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ साथ 11 अगर जो और टेंस है वो सीखने के लिए हम बाद में देखेंगे। पहले हम बेसिक लेवल पे हम ये जो सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हुए, ये समझना जरूरी है। ओके, लेकिन माइंड में कोई टेंस नहीं लाना, माइंड में सिर्फ ये रखना है कि हम बेसिक लेवल पे इंग्लिश सीख रहे हैं और ये सब चीज माइंड में रखनी है। ओके दोस्तों, तो आइए यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सादा वर्तमान काल में जो वाक्य बनते हैं उसके लिए 3 रूल्स है। ये 3 रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे और अप्लाई करने पड़ेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे, रूल्स अप्लाई SES इन सेंटेंस, यानी कि क्रियापद होता है ना जो वाक्य के अंदर, उसके पीछे हम SES प्रत्यय लगाते हैं। ओके, तो वो प्रत्यय कब लगता है, वो रूल्स है, उसका स्पेशल रूल्स है, वो रूल्स हमें माइंड में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली नोट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही शी इट या कोई नाम है, ही शी इट या कोई नाम, ये नाम कोई भी हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है। और हो यानी अगर कर्ता सब्जेक्ट ही शी इट या नाम हो तो रूल्स अप्लाई करे, वरना ना करे। यानी कि सब्जेक्ट, वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नाम है तो ही हमें ये SES का रूल्स अप्लाई करना है, वरना हमें रूल्स अप्लाई करना ही नहीं है, क्रियापद का मूल रूप ही रखना है। ये रूल्स अप्लाई क्यों करना है, क्रियापद के अंत में हमें SES लगाना पड़ता है, जो प्रत्यय होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो लगाने के लिए हमें ये रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ही हम अप्लाई करेंगे, वरना हम अप्लाई नहीं करेंगे SES का रूल्स। ओके, अब हम देखेंगे अगर कर्ता है ही शी इट है तो रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे देखिए, वाक्य में कर्ता ही शी इट या कोई नाम है, वाक्य के अंदर ही शी इट या कोई नाम है तो क्रियापद का अंतिम अक्षर देखना है। सब्जेक्ट ही शी इट या कोई नाम है तो क्रियापद का अंतिम अक्षर देखना है। अगर वो अंतिम अक्षर स्वर यानी AEIOU वोवेल है, स्वर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोवेल, स्वर यानी वोवेल, AEIOU है, क्रियापद का अंतिम अक्षर AEIOU है, तो आपको क्रियापद के अंत में ES लगाना है। बात आपको समझ में आई? यानी कर्ता के तौर पे ही शी इट या कोई नाम है तो हमें क्रियापद का अंतिम अक्षर चेक करना है। क्रियापद का अंतिम अक्षर अगर स्वर है AEIOU, ये 5 जो स्वर है AEIOU में से कोई भी एक होगा अंतिम अक्षर, तो हमें क्या अप्लाई करना है, क्रियापद के लास्ट में ES लगा देना है।
यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में टेक, टेक यानी लास्ट अक्षर ई है, क्या है, ई है। टेक का लास्ट अक्षर ई है, ई क्या है, स्वर है यानी वोवेल है, तो ई है तो हमें क्या अप्लाई करना है, ई एस। यहाँ पे देखिए गो है, लास्ट अक्षर ओ है, तो क्या है, ओ क्या है, स्वर है, लास्ट अक्षर, तो हमें अप्लाई क्या करना है, ई एस। यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे ई एस, यहाँ पे ई है लास्ट अक्षर यानी स्वर है, तो यहाँ पे ई एस। पता चला आपको? यह डेफिनेशन क्या, रूल नंबर 1 क्या कहना चाहता है, अगर कर्ता, वाक्य के अंदर कर्ता यानी ही शी इट है अगर, या कोई नाम है, तो हमें क्या करना है, क्रियापद का अंतिम अक्षर चेक करना है। अंतिम अक्षर के अंदर वो स्वर है, अंतिम अक्षर कौन सा है, स्वर है, कोई भी है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी अक्षर है, स्वर है, तो हमें क्या करना है, ई एस प्रत्यय लगाना है। क्रियापद का अंतिम अक्षर स्वर है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी है, तो हमें क्रियापद का ई एस प्रत्यय लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाने के लिए क्रियापद के पीछे। ओके, अब हम देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहना चाहता है, वाक्य में कर्ता ही शी इट या कोई नाम है, नाम हो, और क्रियापद का अंतिम अक्षर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो, तो क्रियापद के अंतिम में सिर्फ एस लगाना है। वाक्य रूल नंबर 2 क्या कहना चाहता है, वाक्य में कर्ता ही शी इट या कोई नाम हो और क्रियापद का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो कॉन्सोनेंट, उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, हो तो क्रियापद के अंत में हमें सिर्फ एस लगाना है। यहां पे देखिए प्ले, प्ले यानी वाई, लास्ट अक्षर अंतिम अक्षर क्या कौन सा है, वाई, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, स्वर है यानी ए ई आई ओ यू 5 स्वर है, उसके अलावा कोई भी है उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। 5 स्वर के अलावा जो भी है एबीसीडी में वो सब क्या है, व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। यानी यहाँ पे देखिए प्ले, प्ले का लास्ट अक्षर कौन सा है, वाई, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या करना है, एस लगा देना है, प्ले का प्लेस हो गया। यहाँ पे देखिए रन, रन का लास्ट अक्षर एन है और एन आया, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एस। जंप, पी कौन क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हमें क्या लगाना है, एस यानी जम्प्स। रन का रन्स, जंप का जम्प्स, और इट, इट का टी, लास्ट कैरेक्टर अक्षर क्या है, टी, टी क्या है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या करना है, इट का इट्स। समझ गए आप, प्ले का प्लेस, ईट का ईट्स, रन का रन्स और जंप का जंप्स। क्या हुआ, ये रूल नंबर 2 क्या कहना चाहता है, क्रियापद का अंतिम अक्षर कोई कैरेक्टर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्रियापद के अंत में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देना है, ई एस नहीं लगाना। ई एस कब लगाना है, क्रियापद का अंतिम अक्षर अगर ए ई आई ओ यू स्वर है, उनमें से कोई भी है, तो हमें ई एस लगाना है, और क्रियापद का अंतिम अक्षर व्यंजन है, क्रियापद का अंतिम अक्षर व्यंजन है यानी कंसोनेंट है, तो हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। ओके, अब हम देखेंगे कॉमन रूल्स। अगर ये 2 रूल्स आपको माइंड में नहीं रहते तो ये कॉमन रूल्स आप माइंड में रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कॉमन रूल्स क्या कहना चाहता है, अगर वाक्य में तृतीय पुरुष एक वचन, यानी तृतीय पुरुष कौन सा होता है, ही शी इट, यानी तीसरा पुरुष एक वचन, अगर वाक्य के अंदर तृतीय पुरुष एक वचन ही शी इट नाम करता है और क्रियापद का अंतिम अक्षर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स है, तो क्रियापद के अंत में आपको सिर्फ ई एस प्रत्यय लगाना है और बाकी सभी क्रियापद के साथ एस प्रत्यय लगाना है। ये कॉमन रूल्स क्या कहना चाहता है, अगर वाक्य के अंदर सब्जेक्ट तीसरा पुरुष एक वचन है, ही शी इट या कोई नाम है,
और क्रियापद का अंतिम अक्षर एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स है तो क्रियापद के अंत में आपको क्या लगाना है, आपको ई एस लगाना है। और अगर दूसरा है, दूसरा क्रियापद है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एस प्रत्यय लगाना है। तो समझ गए दोस्तों, ये जो 3 रूल्स है, ये सिंपल वाक्य बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये माइंड में आपको बिठा लेने हैं। ओके।